अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये सवाल आया हुआ है हमारे पास स्प्रिंग 2018 में। इट वाज फॉर 13 मार्क्स। पहली रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज मेड, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज मेडली अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फुल स्टॉप नेम द टाइप्स ऑफ एरर विच अ ट्रायल बैलेंस फेल टू डिस्क्लोज। यानी हमने अपने पहले लेक्चर में जो एरर्स पढ़े थे, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेशन, ये जो 5 एरर्स हमने पढ़े थे पहले लेक्चर में, वो उनके सिर्फ नाम पूछा हुआ है। कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करता, यानी जिनसे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता। ठीक है जी, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आइएगा, कहता है वाइल रिव्यूइंग द ड्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017, the following errors have been identified. Number 1, कहता है computers costing 240,000 purchased on 1st September 2017 for the office use were debited to purchase account. SC depreciate computers at 20% per annum using straight line method. ये एडजस्टमेंट जी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, वो हर सवाल में तकरीबन कि डेप्रिसिएशन की यानी IAS 16 के एडजस्टमेंट पूछ रहा है। ख़रीदा गया जी कंप्यूटर, तो एंट्री करनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट टू कैश में पे किया, कुछ नहीं बताया, टू कैश। अमाउंट बनती है जी 240,000। ठीक है जी। और ख़रीदा कब गया? 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 20% इंटू 4/12, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, इट्स 16,000। ठीक है जी, 16 इज द डेप्रिसिएशन। गलत एंट्री क्या की है? कहता है जिन्होंने परचेजेस में लिख दिया परचेजेस टू कैश, कितनी अमाउंट? 240,000। अब अगर परचेजेस में लिख दिया है तो इसको ठीक कर लेते हैं जी। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले मुझे परचेजेस को रिवर्स करना है। कैश के बारे में उसने खामोशी इख्तियार की है, कैश बिल्कुल ठीक है। परचेजेस गलत डेबिट थी, ले जी मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 240,000। ठीक है जी। और कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिएगा, चलें कर देते हैं जी। कंप्यूटर अकाउंट को 240,000 से मेरा कंप्यूटर ठीक हो गया, मेरा कैश ठीक है, मेरी परचेजेस ठीक होगी। डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो, अगर फिक्स एसेट्स की इस तरह की एडजस्टमेंट हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हो, तो हम नहीं कर सकते। तो चलिए डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लीजिए, हो गई हमारे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी, एडजस्टमेंट नंबर 2। कहता है फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 मिलियन एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670,000 एज ऑन 31 December 2017, हमारे साल के आखिरी दिन, हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन 1 November 2017। कहता है बुक वैल्यू 31 दिसंबर यानी साल के एंड पे थी 670,000, और बिक कब का चुका हुआ है? 1 नवंबर का बिक चुका हुआ है, फुल स्टॉप। द प्रोसीड ऑफ 700,000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स, हमारे अकाउंटेंट साहब ने सेल्स समझ के सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ऐसी डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। करेक्ट एंट्री क्या बनती थी इसकी? करेक्ट एंट्री बनती है जी, कैश आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। ठीक है, क्रेडिट क्या होना चाहिए था? है क्या जी? फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था अपनी कॉस्ट से। और बाकी अमाउंट क्या है, या प्रॉफिट या लॉस।
देखिए इसकी कॉस्ट बताई गई है। इसको छोटा करने के लिए मैं ना थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। सारी फिगर्स थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लें, 3 0 ख़त्म कर रहा हूँ सारी जगह से, ठीक है, परेशान नहीं होना। मैंने 3 0 ख़त्म कर दिए, 1200। और इसकी बुक वैल्यू मुझे चाहिए, अच्छा कैश भी बताया गया, कैश पास 700,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकलेगी, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लें। यहाँ पे कर लेता हूँ जी, करेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो सवाल में हमें दिया गया डाटा उससे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 17 है जी। यहाँ तक कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, देखिए उसने हमें कॉस्ट बताई है, दैट इज़ 1200 माइनस उसने हमें नेट बुक वैल्यू बताई है 670, तो हमारे पास आ जाएगी 530। दिस इज़ माई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़रीदने से लेके साल ख़त्म होने तक जो हमारे अकाउंटेंट साहब ने कैलकुलेट की है, ठीक है जी। लेकिन हमें तो चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए हमें टिल 01 नवंबर यानी 30 अक्टूबर कह सकता हूँ, अक्टूबर के आखिरी दिन तक 31 अक्टूबर, ठीक है जी। मुझे तो इस डेट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। इस डेट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसी आएगी, देखें जब वो 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएट कर रहा है और बिक चुका हुआ 1 नवंबर, यानी नवंबर और दिसंबर की डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए थी। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसमें 2 महीने की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऐड की गई है। अब वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कहता है ऑस्ट्रेलियन मेथड है, तो कॉस्ट 1200 मल्टीप्लाई बाय रेट 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो यहाँ से आ जाएगी जी 12। 10% लेंगे 120 2/12, 12 आ जाएगी मेरे पास एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। 530 में से जब मैं 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 510। दिस इज़ माई करेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको कहते हैं दिस इज़ माई वर्किंग नंबर 1। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेक्ट क्या आनी चाहिए थी, 510 आनी चाहिए थी, जो कि वर्किंग नंबर 1 से आई है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशियल है वो कैलकुलेट कर लें, देख लें जी हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। 1200 इन दोनों को ऐड करें 1210, तो 10 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन आ गया। ये थी इसकी करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया जी, उन्होंने किया है सेल्स कैश टू सेल्स, एक ये काम किया उन्होंने, कितनी अमाउंट से, 700 से। दूसरा उन्होंने इसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज कर दी, यानी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज की इन्होंने, कितनी अमाउंट की, 1200 वाज द कॉस्ट इंटू 10% इंटू 12/12, तो ये बन जाती है जी 120 इन्होंने चार्ज की। जबकि एक्चुअली चार्ज कितनी करनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमें चार्ज करनी चाहिए थी 12 की एक्स्ट्रा की गई है जी, तो 102 चार्ज करनी चाहिए थी, 102 एंड 108 सॉरी 12 की एक्स्ट्रा 108 ये चार्ज करनी चाहिए थी, 108, ठीक है जी। तो 108 उसको चार्ज करनी चाहिए थी, उसने 120 चार्ज कर दिया, ये गलती की है। आइए अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। कैश हमारा बिल्कुल ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस डेप्रिसिएशन को मैं रिवर्स करता हूँ, तो ये क्या एंट्री होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से ज़्यादा लिखी गई है जी, 120 की लिख दी है, लिखनी थी 108, 12 से ज़्यादा लिख दी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ले जी मैंने इसमें से 108 आनी चाहिए थी, 120 लिखी हुई थी डेप्रिसिएशन, 120 लिख दी थी, 108 लिखनी चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 12 मैंने रिवर्स कर दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 108 जाना चाहिए था, उन्होंने 120 भेजा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा था मैंने रिवर्स कर दिया, तो मेरी डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक हो गई। अब सेल्स गलत रिकॉर्ड की गई है, तो सेल्स को डेबिट कर दें, सेल्स
700 से डेबिट हो जाएंगी। ले जी मेरी सेल्स भी ठीक हो गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, लिख दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से, करेक्ट इज़ 510। ले जी ये भी ठीक हो गई। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, कर देते हैं जी, फर्नीचर क्रेडिट हो गया 1200 से। गेन आना चाहिए था मेरा, गेन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है 10 से, ये भी ठीक, ये भी ठीक। सॉरी ये आएगा जी ये आएगा 20 आएगा जी। 530 में से 20 माइनस होगा 510, तो ये भी 20 आना चाहिए। किधर है, अब 100 आएगा यहाँ पे, ये भी 100 है जी। और लिखनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन 100 से, लिखी 120 से, तो रिवर्स भी किससे करेंगे हम, 20 से रिवर्स करेंगे, 20 से रिवर्सल होगा। सॉरी जी आप लोग सामने बैठे हो तो कैलकुलेशन करके मुझे बता दें, मुझे ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, इसको दोबारा देख लें। एडजस्टमेंट पे आइएगा, कहता है फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 मिलियन एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹670,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2017। कहता है 2017 पर उसकी कॉस्ट बता दी और उसकी नेट बुक वैल्यू बता दी। उसके बाद कहता है हैड ऑलरेडी बीन, जो कि ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुका है ऑन 1 नवंबर 2017। और अकाउंटेंट साहब को पता ही नहीं है, अकाउंटेंट साहब ने पूरे साल की ये देखे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी, पूरे साल की 120 से डेप्रिशिएट कर दिया। और जो बिका कहता है वो उन्होंने सेल समझ के रिकॉर्ड कर दिया, कैश टू सेल्स। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और गेन। और इतनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी सिर्फ 10 महीने की, वो जो बनती है 100। 10 महीने कैसे निकलेगी ये देखें, 1200 इंटू 10% इंटू 10/12, ये करेंगे 10 महीने यानी अक्टूबर एंड तक, तो 100 आएगी डेप्रिसिएशन। हमारे अकाउंटेंट साहब ने 120 रिकॉर्ड की हुई है, तो 20 जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की है हम उसको देखें रिवर्स कर रहे हैं, नंबर 1। और फिर हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी जो करनी चाहिए थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 SE rented out one of its premises at annual rent of 900,000 payable in advance। कहता है द रेंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू इनकम, यानी क्या एंट्री की गई, कैश टू रेंट इनकम, यानी अदर इनकम आ गई। कितनी अमाउंट, दैट इज़ 900,000। तो हम सिर्फ 900 लिख रहे हैं, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया होगा। ठीक है, होना क्या चाहिए था, पूरे साल का रेंट है, हमने रेंट आउट की है जी 1 अप्रैल को, हमारा साल शुरू हो रहा था जनवरी में। अब 1 अप्रैल को अगर रेंट आउट किया तो अगले साल 31 मार्च तक का रेंट है, तो अगले 3 सालों का रेंट भी इसमें शामिल है। एक्रूअल बेसिस कहते हैं, जो इस साल का रेंट है उसको इस साल में रिकॉर्ड करें। अकाउंटेंट साहब ने 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड कर दिया, करना चाहिए था 9 मंथ्स का, यानी 31 दिसंबर 2017 तक का रेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था। उन्होंने एक्स्ट्रा रेंट रिकॉर्ड कर दिया। करना कितना चाहिए था, एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश डेबिट 900 से, ठीक है जी, रेंट इनकम क्रेडिट करनी चाहिए थी, और अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटी बनती है। ठीक है जी, या एडवांस इनकम कह लें इसको। सो कैलकुलेट करें, ये पूरे साल की है इनकम, तो हमारे पास को रिकॉर्ड करना चाहिए था 9 मंथ्स की इनकम बनती है जी 675, और जो 3 महीने की एडवांस इनकम बनती है 225। कैलकुलेट कर लें जी, 900 इंटू 3/12 करेंगे तो ये आ जाएगा। टोटल 900 मिले, उनमें से जो अनअर्नड है, जो अभी कमाई नहीं है, अभी तक उन्होंने बिल्डिंग नहीं इस्तेमाल की तो हमने कमाई नहीं है। हाँ, हमारे पास ये पैसे आ गए तो ये लाइबिलिटी है, इसके अगेंस्ट हमने उनको बिल्डिंग इस्तेमाल करने देनी है। ये भी इनकम में आएगा लेकिन अगले साल में, इस साल की इनकम नहीं है तो इस साल की इनकम में नहीं लिखेंगे। इस साल में 9 महीनों ने हमारी बिल्डिंग इस्तेमाल की तो 9 मंथ्स की इनकम ये बनती है। कैलकुलेट करके देख लें, 900 इंटू 9/12, तो ये आपके पास 9 मंथ्स की इनकम आ जाएगी। ये एंट्री करनी चाहिए थी हमारे अकाउंटेंट साहब को, उन्होंने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। कैश ठीक है क्योंकि खामोश है। रेंटल इनकम देखें आनी चाहिए 675 की, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब एक्स्ट्रा को रिवर्स करें तो मैं कर देता हूँ जी, रेंट इनकम जो कि अदर इनकम में आती है। कितना रिवर्स करना है, 225 से रिवर्स कर दें,
एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड किया गया, और अनअर्नड इनकम रिकॉर्ड करनी है तो उसको रिकॉर्ड कर दे अनअर्नड इनकम, या आप इसको एडवांस रेंट इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। दैट इज़ 225, इसने आना करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने उनको बिल्डिंग इस्तेमाल करने देनी है। देखिए रेंटल इनकम 900 की लिखी हुई, 675 की लिखनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा थी, ज़्यादा थी, तो मैंने 225 से रिवर्स कर दिया, तो मेरी रेंटल इनकम ठीक हो गई। फिर मुझे अनअर्नड इनकम यानी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी थी, ले मैंने वो भी रिकॉर्ड कर दी, कितनी अमाउंट से 225, तो हमारी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ये सवाल उसने पूछा हुआ है एक्रूवल प्री पेमेंट्स में से। इससे ऊपर वाले दोनों सवाल उसने पूछे हुए हैं आपसे IAS 16 में से। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारे जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं उसमें तो अलग से सवाल आ सकता है, रेक्टिफिकेशन में भी ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, चौथे पॉइंट में कहता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ ₹180,000 which is irrecoverable but had not been written off. Further, a recovery of 96,000 against receivable written off, जो already written off थे, bad debt recovery हुई in prior years was credited to trade receivables. उसके बाद कहता है जब भी बैड डेट्स की बात आए, डेटर्स की बात आए, तो हमने उसके प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी ज़रूर कंसीडर करना है। जिस तरह फिक्स एसेट की बात आती है तो हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं। आगे देखिएगा, एज पर एसिस पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज़ ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। ठीक, तो दो एंट्री की बात करता है। पहली एंट्री कहता है कि हमें 180,000 को बैड डेट करना चाहिए था, एंट्री होनी चाहिए थी बैड डेट डेबिट। ठीक है, डेटर्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 180 से, हमने थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया हुआ है। एक ये एंट्री होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दूसरी जो रिकवरी ऑफ बैड डेट हुई है, जो ऑलरेडी पिछले सालों में बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए गए, बैड कर दिए गए, उनसे जब इस साल में पैसे मिले हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। इसने अदर इनकम्स में जाना है जी। कितनी अमाउंट की रिकवरी हुई है, 96 की। अब हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया है, ये वाली एंट्री तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं की, और इस एंट्री की जगह पे क्या रिकॉर्ड किया है, कैश डेबिट। ठीक है, और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया 96 से, और जाहिर है इसके बाद जो डेटर्स का बैलेंस आया गलत बैलेंस, उसके ऊपर प्रोविजन भी क्रिएट कर ली गई। तो देखिए हमारी प्रोविजन 180 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, यानी बैड डेट्स के अकाउंट में 180 डेटर्स का बैलेंस कम होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली गई है। डेटर का चले लेजर बना लेते हैं समझाने के लिए आपको, थोड़ी सी स्पेस एक रेक्टिफिकेशन रहती है, यहाँ पे आ जाए। मैं डेटर्स का लेजर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। रेक्टिफिकेशन में आके एंट्री करते हैं। इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले देखें ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट टू डेटर्स 180। इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखें कैश बिल्कुल ठीक है, डेटर्स गलत क्रेडिट हुए हैं, अब डेटर्स को डेबिट करें, डेटर्स 96 से, क्रेडिट किसको करेंगे, बैड डेट रिकवरी इनकम को 96। ठीक है जी, अब आइए डेटर्स में ये एंट्री पोस्ट करते हैं। देखिए डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं 180 से बैड डेट्स की वजह से, फिर देखें डेटर्स डेबिट हो रहे हैं 96 से बैड डेट रिकवरी इनकम की वजह से। ठीक है, अब नेट बैलेंस देखें, हमारे डेटर्स को नेट क्या होना चाहिए था, कम होने चाहिए थे, ज़्यादा होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। कितनी अमाउंट से इन दोनों का डिफरेंस देखें 180 एंड 96, तो इसका डिफरेंस बनता है जी इन दोनों का डिफरेंस बनता है 84।
यानी 84 से हमारे डेटर्स का बैलेंस कम होना चाहिए था। नेट अफेक्ट इसका देख रहे हैं, अगर डेटर्स का बैलेंस 84 से कम होता तो जाहिर है प्रोविजन भी कम होती। इसका मतलब है मेरे पिछले साल में, यानी जो मेरे अकाउंटेंट साहब ने प्रोविजन कैलकुलेट की है, इन दो एंट्रीज़ के बगैर मेरे डेटर की फिगर ज़्यादा लिखी गई थी ऑलरेडी, जो मेरे अकाउंटेंट ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने ये दो एंट्रियाँ नहीं की हुई। 84 से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 84 से मेरी प्रोविजन भी ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम प्रोविजन अकाउंट से ही सीखते हैं। ले प्रोविजन का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था 84 से हमारा बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है जी, ये जो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट अपने अकाउंट से आएंगे, प्रोविजन में एंट्री होगी जी बैड डेट अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट। ऐसी एंट्री होती है ना, बैड डेट्स अपने अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं प्रोविजन अकाउंट में। डेटर्स का बैलेंस 84 से कम हो रहा है, यानी 84 से हमारी प्रोविजन कम होनी है। कम होनी है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 84 इंटू 5%। 84 का जब आप 5% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, 84 का 5% लेंगे तो ये आएगा जी 4.2 आता है जी, 4.2। 4.2 से प्रोविजन कम होनी चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों का जब नेट इफेक्ट देखेंगे तो हमारी प्रोविजन कितनी अमाउंट से ज़्यादा हो रही है, 180 में से 4.2 माइनस करेंगे तो 175.8 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतनी अमाउंट से मेरी प्रोविजन ज़्यादा होगी, तो मैं एंट्री कर देता हूँ। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी जी, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 175.8, 175.8, ये मेरी प्रोविजन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, हमने हर सवाल में तकरीबन जिसमें बैड डेट आता यही एंट्री करवाई है उसने। समटाइम कहता है बैड डेट रिकॉर्ड नहीं हुआ, समटाइम कहता है कैश रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हमने क्या करना होता है, नेट इफेक्ट देखें, प्रोविजन 180 से ज़्यादा हो रही है, बैड डेट डायरेक्ट प्रोविजन में आते हैं, और जो डेटर्स के बैलेंस में 84 से कमी आ रही है उसकी वजह से प्रोविजन है कम होना है। ये प्रोविजन 4.2 से कम होगी, 180 से ज़्यादा होगी। नेट इफेक्ट इन दोनों का क्या है, 175.8 से हमारी प्रोविजन ज़्यादा होना है। तो ये रेपिटेटिव एडजस्टमेंट है, तकरीबन हर सवाल में हम इस एडजस्टमेंट को रिपीट कर रहे हैं। एग्जामिनर के पास नहीं है ज़्यादा ऑप्शन, अगर ये बार बार आ रही है तो क्यों नहीं सीखते आप, सीख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, कहता है अ चेक ऑफ ₹192,000 वाज रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कहता है हाउ एवर इन द कैश बुक द अमाउंट रिसीव वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर इन द बैंक कॉलम। कहता है जी उन्होंने उलट कर दिया जी। एंट्री करनी क्या चाहिए थी, हमें एंट्री करनी चाहिए थी, यहाँ पे ये एरिया यूज़ करते हैं जी। हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, हमें बैंक से पैसे आए, चेक, हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया और डेटर को क्रेडिट होना चाहिए था जी। स्टूडेंट्स ये एंट्री होनी चाहिए थी हमारे पास। हमें उसने नेट अमाउंट बताई है जी 192 आई है, 192 ये है नेट अमाउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया, 4%, ये है जी 96% अमाउंट है। इसमें से जब आप 100% अमाउंट निकालेंगे तो इट विल बी 200 राउंडेड अमाउंट, और बैंक में आया 96 और डिस्काउंट कितना अलाउ किया, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 196 आया जी, 192 आया, सॉरी 192। इन दोनों का डिफरेंस कितना, डिस्काउंट अलाउ किया गया 8 रुपये का। ठीक है, अब गलती क्या की है, डेटर के बारे में वो खामोश है, इसका मतलब डेटर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है तो इसका प्रोविजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहता है जी डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट बैंक में लिख दी है, बैंक में लिख दिया 8 और डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया है 192। ये गलती की है उन्होंने, और डेटर्स के बारे में खामोश है तो डेटर बिल्कुल ठीक लिखे हैं 200 से। ठीक है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए बैंक में आना चाहिए था 192, लिखा कितना है 8, इन दोनों का डिफरेंस लें तो बैंक को उतनी अमाउंट से ज़्यादा कर दें, बैंक को डेबिट करना चाहिए हमें इन दोनों का डिफरेंस, इट्स 184, 184 से हमारा बैंक देखें ज़्यादा हो गया,
तो बैंक में आना था 192, लिखा हुआ है 8, देखिए 8 आना चाहिए था, लिखा हुआ 192, 184 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो उसको कम कर दें, डिस्काउंट अलाउड को कम करना है 184। अगर वो कहते हैं डेटर अकाउंट में भी सही नहीं रिकॉर्ड किया हुआ तो फिर हमने प्रोविजन में इसका इम्पैक्ट भी कंसीडर करना था। ठीक है जी। जो दूसरा इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है, नेम ऑफ द डेट्स, ये आप अपने पहले लेक्चर में देखें जब हमने डेट्स टाइप ऑफ एरर्स पढ़ा था, तो उसमें जो पहले वाले 5 एरर्स पढ़े थे वो इसका आंसर है, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। ठीक है जी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की समरी क्या है? रेक्टिफिकेशन एरर बेसिकली खुद कोई टॉपिक नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? हमने आज से पहले जितनी अकाउंटिंग सीखी है, अगर उन अकाउंटिंग एंट्रीज में कहीं पे गलती हो जाए तो हम रेक्टिफाई करते हैं, यानी उन एंट्रीज को ठीक करना, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं।